वेलकम स्टूडेंट। आज हम पार्ट 9 के अंतर्गत पढ़ेंगे पुष्प पौधों में लैंगिक जनन। इससे पहले हमने जो आवृतबीजी पौधे हैं उनके जीवन चक्र के बारे में अध्ययन किया था। आवृतबीजी पौधों का जीवन चक्र 2 चरणों में 2 पीढ़ियों में पूर्ण होता है। नंबर 1 बीजाणु भेद पीढ़ी और नंबर 2 युग्मकों भेद पीढ़ी। तो आवृतबीजी में 2 प्रकार से इसका जीवन चक्र पूर्ण होता है, बीजाणु भेद पीढ़ी और युग्मकों भेद पीढ़ी। तो युग्मकों भेद पीढ़ी जो होती है जड़, तना, पत्ती और पुष्प के अंदर, बीजाणु भेद पीढ़ी जो होती है वो जड़, तना, पत्ती और पुष्प के अंदर संपन्न होती है। यानी पौधे के प्लांट का जो कायिक भाग होता है उसमें ये बीजाणु भेद पीढ़ी संपन्न होती है, जबकि युग्मकों भेद पीढ़ी फ्लावर के अंदर होती है, जिससे कि युग्मक का निर्माण होता है और उससे बीज बनता है। तो इसको अपन ने पार्ट 8 में अध्ययन किया था। अब अपन पढ़ेंगे इसके बाद पुष्पी पौधों की संरचना, पुष्पों में किस तरह से प्रजनन होता है और पुष्प के अंदर कौन कौन से प्रजनन अंग होते हैं, इनके बारे में देखिए। सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो पुष्प होता है उसकी संरचना किस टाइप से होती है और उसमें कौन कौन से जननांग होते हैं। इसके लिए अपन पुष्प का डायग्राम बनाएंगे। ये हो जाएगा उसका बीजाणु। इसे कहेंगे परागकोश। यह हो जाएगा पुष्प का वर्तिकाग्र। और इसे कहेंगे बाहरी दल। और ये पुष्प का दल। तो अगर पुष्प की आंतरिक संरचना अगर अपन देखें तो उसमें 4 भागों में पुष्प बटा होता है। सबसे पहला भाग है उसका एंड्रोसियम, दूसरा गाइनेशियम। एंड्रोसियम यानी कि जिसको पुमंग बोलते हैं, ये वाला जो पूरा हिस्सा है ये वाला, इसको पुमंग। और ये जो पूरा हिस्सा होता है ये, इसको कहेंगे अपन गाइनेशियम, यानी कि जयाम।
इसी में ऊपर इस उमंग एंड्रोसियम वाले हिस्से में ऊपर पुंकेसर स्थित होते हैं और ये वाला जो हिस्सा है इसमें इसको पूरे हिस्से को अपन जयान कहते हैं। ये यहाँ पे वर्तिका होती है। जो तीसरा हिस्सा है इसका वो है दल। ये जो रंगीन पंखुड़ियां होती है पुष्प के अंदर उसे दल कहा जाता है, यानी कि कोरोला। और जो उसके नीचे हरे रंग की पत्तियां होती है जो कि पुष्पासन के निकट स्थित होती है। जो पुष्प का आसन होता है उसके पास निकट होती है, हरे रंग की पंखुड़ियां होती है, जिससे कि ये जो दल वाले जो पंखुड़ियां हैं वो उसके अंदर धसी हुई और व्यवस्थित रहती है। इसको कहेंगे अपन बाहरी दल यानी कि कैलिक्स। तो पुष्प मुख्य रूप से 4 भागों का मिलकर बना है। नंबर 1 पुमंग, जयान, नंबर 3 दल और नंबर 4 बाहरी दल। ये 4 पुष्प के भाग हो गए। अब जो इसके जननांग होते हैं पुष्प के, मुख्य रूप से इसमें 2 जननांग होते हैं। एक होता है पुमंग और दूसरा होता है जयान। ये इसके सहायक अंग होते हैं। ये कौन से पुष्प के सहायक अंग? ये जनन में भी सहायता करते हैं, पुष्प के आंतरिक हिस्सों की रक्षा करते हैं, इसलिए इनको सहायक अंग माना गया है। जबकि जो पुमंग और जयांग है ये इनके प्रजनन अंग होते हैं। तो ये नर जननांग होता है, नर जननांग, और इसे कहेंगे अपन मादा जननांग। ये पुष्प का नर जननांग, ये पुष्प का मादा जननांग। अब अपन देखते हैं कि जो परागण की क्रिया होती है वो किस तरह से होती है पुष्प के अंदर, किस तरह से पुष्प के परागकण वर्तिका आवृत्ति तक पहुंचते हैं। ये जो हिस्सा है पूरा उमंग वाला हिस्सा, इसके ऊपर शीर्ष स्तर पर परागकोश होता है। परागकोश के अंदर परागकण स्थित होते हैं। क्या स्थित होते हैं? परागकण। ये परागकण यहां से वर्तिका आवृत्ति तक पहुंचते हैं। पुष्प के बीचों बीच जो संरचना है जिसको पूरे को जयांग कहते हैं, जयांग के ऊपर जो ऊपरी सिरे पर जो स्थित है उसको वर्तिकाग्र कहा जाता है। और वर्तिकाग्र पर जब ये परागकण किसी भी माध्यम से पहुंचते हैं वायु के द्वारा, तो ये जो नलिका है इसके अंदर पराग नलिका, जिससे कि परागकण बीजांड के अंदर पहुंच जाते हैं और बीजांड के अंदर फिर इसमें बीज के निर्माण की प्रक्रिया चालू होती है, निषेचन की प्रक्रिया चालू होती है। अब ये तो थी परागण की प्रोसेस। अब अपन परागण की परिभाषा को समझेंगे कि परागण होता क्या है। परागण में परागण में परागकोश से परागकणों का उसी पुष्प या किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो क्रिया है वो परागण कहलाती है। एक बार और देखिए, परागकोश से परागकणों का उसी पुष्प या किसी अन्य पुष्प तक परागकणों का पहुंचना क्या कहलाएगा? परागण। यहां देख लीजिए, परागण। परागण की क्या परिभाषा? परागकोश से परागकणों का उसी पुष्प
या अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए, उसी पुष्प या अन्य किसी पुष्प पर पहुंचना, उसी पुष्प में अगर पहुंचता है तो ये क्रिया स्वपरागण हो जाती है। और अगर किसी अन्य पुष्प पर ये परागकण किसी माध्यम से वायु के द्वारा, जंतुओं के द्वारा या पानी के द्वारा पहुंचते हैं तो ये क्रिया पर परागण हो जाएगी। तो दो प्रकार की क्रियाएं इसमें हो सकती है, स्वपरागण और परपरागण। तो आपको ये परागण की परिभाषा जरूर समझ में नहीं होगी। इसमें पुष्प की संरचना में जो भी अपन ने भाग दिए हुए हैं इन सबको आप ठीक से समझ लें और परागण की परिभाषा को एक बार नोट कर लें। इसके बाद अपन समझेंगे परागण के प्रकार। परागण कितने प्रकार का होता है? तो परागण मुख्य रूप से 3 प्रकारों में बांटा गया है। नंबर 1, स्वपरागण। नंबर 2, परपरागण। और तीसरा होता है कृत्रिम परागण। तो ये परागण के कितने प्रकार हो गए? 3 प्रकार, स्वपरागण, परपरागण और कृत्रिम परागण। स्वपरागण की क्या हो जाएगी परिभाषा, जो कि अभी अपन ने समझी कि किसी पुष्प के परागकोश से उसी पुष्प की वर्तिकाग्र तक परागकणों का पहुंचना क्या कहलाएगा? स्वपरागण। इसमें केवल एक ही पुष्प होता है जिसमें दोनों ये जनन अंग पाए जाते हैं। इस क्रिया को कहेंगे अपन स्वपरागण। परपरागण में किसी एक पुष्प से परागकणों का किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचना की जो क्रिया है वो परपरागण कहलाती है। अब ये परपरागण की क्रिया दूसरे पुष्प से कैसे परागकण पहुंचते हैं, उसके लिए फिर माध्यमों की आवश्यकता होती है। परागकणों को पहुंचने के लिए मुख्य रूप से 3 प्रकार के माध्यमों की आवश्यकता होती है। जैसे पहला माध्यम है जल के द्वारा। जल के द्वारा जो जलीय पौधे होते हैं उसके द्वारा भी ये परागकण एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर पहुंच जाते हैं, एक पौधे के पुष्प से दूसरे पौधे के पुष्प पर पहुंच जाते हैं। दूसरा प्रकार है वायु के द्वारा। और तीसरा जो मुख्य प्रकार है जंतुओं के द्वारा। तो वायु में हवा के माध्यम से, जहाँ पर कई पुष्पीय पौधे होते हैं वहाँ एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर यह परागकण वायु के माध्यम से पहुंच जाते हैं। और जंतु के द्वारा, यानी कि कुछ कीट होते हैं जैसे मधुमक्खी है या तितली है, जो कि मकरंद को इकट्ठा करने के लिए इन पुष्पों के ऊपर बैठती है और उनके पैरों से ये परागकण चिपक जाते हैं। और जब किसी अन्य पुष्प पर ये जाते हैं तो ये परागकण उस पुष्प के ऊपर पहुंच जाते हैं। और यहाँ पहुंचने के बाद ये परागकण नलिका के द्वारा बीजांड में प्रवेश कर जाते हैं और निषेचन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो ये 2 प्रकार का आपका परागण हुआ। तीसरा प्रकार है परागण का कृत्रिम परागण। कृत्रिम का मतलब होता है कि जो मानव के द्वारा जो परागण कराया जाता है उसे कहेंगे अपन
कृत्रिम परागण। मानव के द्वारा किस तरह से परागण होता है, ये देखिए आप, मानव के द्वारा जो परागण होता है उसे कृत्रिम परागण भी कहते हैं। इसमें अपने एक पुष्प को या नई किस्म के बीजों को तैयार करने के लिए इस प्रकार के कृत्रिम परागण की आवश्यकता होती है, जिससे कि अच्छी किस्म के जो पौधे हैं उनको हम तैयार कर सकते हैं। और इसी के द्वारा जो हरित क्रांति है, हरित क्रांति आने का कारण, मुख्य कारण कृत्रिम परागण ही माना जाता है, ताकि इसमें उन्नत और कम समय में उत्पन्न होने वाली जो किस्में हैं मानव के द्वारा तैयार की जा सकती है। तो ये विधि कृत्रिम परागण दो प्रकार से पूर्ण होती है। पहली जो इसकी विधि प्रोसेस है उसको बोलते हैं अपन विपुंसन, और दूसरी है थाइलीकरण। पहली विधि क्या है, विपुंसन, और दूसरी है थाइलीकरण। विपुंसन और थाइलीकरण। विपुंसन में क्या होता है कि इसमें जो परागकोश होता है उन परागकोशों को यहाँ से हटा दिया जाता है, यानी इन परागकोशों को काट दिया जाता है, और जिस किस्म का के साथ अपने को परागण की क्रिया कराना है उसके पराग कणों को लाकर इस वर्तिकाग्र के ऊपर छोड़ दिया जाता है, जिससे कि अपनी ऐच्छिक गुण वाले पौधे को हम तैयार कर सकते हैं। जैसा कि लंबे और बौने पौधे के बीच जब हम क्रॉस कराते हैं तो वो कृत्रिम पर परागण की विधियों के द्वारा ही इस प्रकार का परागण होता है। दूसरा है थाइलीकरण। इसमें जो वर्तिकाग्र है, इस वर्तिकाग्र के ऊपर एक थैली नुमा संरचना बना देते हैं, थैली को बांध देते हैं ताकि किसी अन्य पुष्प के इसके ऊपर परागकण ना आ सके, इसलिए इसको यहाँ से बंद कर सकते हैं और अपने ऐच्छिक गुण वाले परागकणों को ही इसके वर्तिकाग्र के ऊपर डाला जाता है। तो ये अपनी 3 प्रकार की परागण की विधि हो गई, स्वपरागण, परपरागण, कृत्रिम परागण। कृत्रिम परागण को विपुंसन और थाइलीकरण 2 विधियां के द्वारा पूरा किया जाता है, और जो पर परागण होता है ये वायु के द्वारा, कीट के द्वारा और जल के द्वारा ये पूर्ण होता है। वायु, जल और कीट। तो ये हमने 3 प्रकार के परागण, उसके साथ में पुष्प के प्रजनन अंग के बारे में समझा। जो वीडियो हम आपको ये प्रोवाइड कर रहे हैं ये केवल प्राइवेट स्कूल वाले स्टूडेंट के लिए नहीं, बल्कि किसी भी संस्था का स्टूडेंट हो, चाहे वो शासकीय का हो या अशासकीय का, सभी इसका लाभ ले सकते हैं और अपनी स्टडी को जारी रख सकते हैं। ठीक।